देखो बंटी की शादी का कार्ड भी आ गया है। पता नहीं हमारे सन्नी की शादी का कार्ड कब छपेगा। माँ की यह दर्द भरी लाइन माँ ने इतनी तेज़ आवाज़ में बोली कि मेरे कमरे तक बेहद आराम से आवाज़ आ गई। जी हाँ, मेरा ही नाम सन्नी है और मेरी माँ मेरी ही शादी की बात कर रही हैं। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है, लेकिन माँ आज सुबह से ही शुरू हो गई हैं। अब भला इसमें किसका कसूर हुआ कि मेरे पड़ोस में रहने वाली मुझसे 2 साल छोटे बंटी की शादी अगर मुझसे पहले हो रही है तो। शादी तंग आ गया हूँ इस शब्द से। अब अपने दर्द के बारे में आपको बताओ, इससे पहले मैं ज़रूरी समझता हूँ कि अपने बारे में आपको बता दूँ। मैं राजीव उर्फ सन्नी, एक नामी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर। पहले पढ़ाई, उसके बाद नौकरी, फिर एक अच्छी पोजीशन। सच बोलूं तो मुझको भी पता नहीं चला कि कब मैं 29 साल का हो गया। अब आते हैं मेरी दर्द भरी कहानी पर। नहीं, अगर आप यह सोच रहे हैं कि मुझे किसी से प्यार था या फिर कोई लड़की मुझे छोड़कर चली गई, तो मैं आपको यहीं रोकना चाहता हूँ। दरअसल मेरा दर्द बस इतना है कि जब तक मेरी शादी नहीं होगी, मेरा परिवार मुझे चैन से जीने नहीं देगा। मेरे माँ पापा चाहते हैं कि 30 का आंकड़ा पार करने से पहले मेरे हाथ पीले हो जाएं। वैसे अगर मेरे माँ पापा ये टॉपिक गलती से बंद भी कर दें तो कुछ देर के लिए, तो कमबख्त फ़ोन की घंटी से फिर वही सब कुछ शुरू हो जाता है। कभी कभी तो मुझको लगता है कि मैं इस दुनिया का अकेला ऐसा कुंवारा हूँ जिसकी उम्र 29 साल है, क्योंकि जहाँ भी जाओ बस एक ही लाइन सुनने को मिलती है, बेटा शादी कब करा रहे हो। अरे कोई पसंद कर रखी हो तो बेहिचक बता दो। तू कहे तो मैं अपनी ननद की जेठानी की चचेरी बहन की बेटी से बात करूं। बाप रे, 2 मिनट तक तो यही सोचना पड़ता है कि इतनी दूर की रिश्तेदारी कोई कैसे याद रखता है। और हाँ, जब आप कुंवारे होते हैं तो आपको आपके हमसफ़र से मिलाने के लिए मंदिर, शादी, सगाई, यहाँ तक कि जन्मदिन तक में ले जाया जाता है। आपके माँ बाप की नज़र दूल्हा दुल्हन पर कम और उनके कुंवारे भाई बहनों और उनके दोस्तों पर ज़्यादा होती है। और आपको लड़की भी ऐसे दिखाई जाती है। बेटा वो लाल वाली को देख कितनी सुंदर लग रही है। तू कहे तो मैं बात चलाऊं? माँ प्लीज़ यहाँ पर तो बस करो, मैंने माँ से कहा। हाँ, तू चाहता ही नहीं कि तेरी शादी हो। मुझको थोड़ा सुख मिल जाएगा अगर घर में बहू आ जाएगी तो। माँ ने इमोशनल अत्याचार चालू कर दिया। अच्छा ठीक है माँ, जो तुम्हें पसंद आए वो ही मेरी पसंद है। ऐसा नहीं है कि यह दौर सिर्फ मेरे जीवन में आया है, यह दौर हर नौजवान के जीवन में आता है। अक्सर लड़कियों की फीलिंग, इमोशन की बात की जाती है। हम बेचारे पुरुषों की तो कुछ भावनाएं नहीं होती हैं। अगर एक लड़की को शादी करने के लिए घर का काम, बड़ों का आदर, पढ़ाई लिखाई आनी चाहिए, तो एक लड़के को भी सुशील, पढ़ा लिखा और अच्छी नौकरी में बंधा होना चाहिए। नहीं तो कोई बेटी का पिता उसको अपनी बेटी नहीं देगा। अभी पिछले हफ्ते ही मैं एक लड़की के घर उसको देखने गया, और कौन कहता है कि सिर्फ लड़कियों को ही घबराहट होती है। अरे भाई, हम लड़कों को भी घबराहट होती है। घर को इतने खूबसूरत तरीके से सजा हुआ देखकर काफ़ी अच्छा लगा। मेरी माँ ने धीरे से मेरे कान में कहा, मुझे लगता है बेटा यहाँ तो बात बन ही गई समझो। माँ पहले अंदर चलो। इससे पहले माँ और ख्वाबी पुलाव बनाती, मैंने माँ को बोला। अंदर जाते ही लड़की के माँ, पिताजी, भाई बहन मुझे इस तरह से देख रहे थे मानो उनकी नज़रों में एक्सरे फिट हुआ हो। बड़े आदर के साथ मैंने लड़की के माँ पिताजी को दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते बोला। फिर चमक भरी मुस्कान के साथ उन्होंने मेरा नमस्ते स्वीकार किया। अब आगे वो ही सब कुछ हुआ जो मुझे या अमूमन हर भारतीय लड़के को अरेंज मैरिज के लिए हर लड़की के घर में सुनने को मिलता है। बेटा ये समोसे खाओ, हमारी बेटी ने अपने हाथों से बनाए हैं। बाप रे, हर लड़की अचानक हलवाई कैसे बन जाती है, मुझको आज तक नहीं पता चला। अरे बेटा, तुमने तो कुछ खाया ही नहीं। बेटा ये चटनी लो समोसे के साथ। जैसे ही समोसे की तरफ हाथ बढ़ाया, सामने से लड़के की माँ की आवाज़ आई, बेटा ये जो दीवार पर पेंटिंग टक रही है ना, ये भी हमारी बेटी ने बनाई है।
सच में बेहद खूबसूरत थी। उस पेंटिंग को देखकर मुझे लगा, वाह, तो मैं जिस लड़की को देखने आया हूँ उसमें हलवाई और कलाकार वाले दोनों खूबी हैं। पेंटिंग के नीचे की तरफ दाईं ओर लिखा था, प्रिया शर्मा। ओह, तो जिसको हम बार बार लड़की लड़की के नाम से संबोधित कर रहे हैं उसका एक नाम भी है, वो है प्रिया। मैंने मन ही मन सोचा, सन्नी, आज तेरे को तेरी प्रिया मिल गई है। मेरी नज़र कभी सामने रखी पेंटिंग पर, कभी चोरी से सबसे नज़र चुराते हुए सामने के दरवाजे पर जा रही थी। लगता है बेचारी मेरी प्रिया को तैयार होने का वक्त भी नहीं दिया इन समोसों और कचौड़ियों ने। शादी का पूरा नाश्ता घर के लोग पहले ही रख देंगे, लेकिन ये हाथ में चाय की ट्रे लेकर लड़की आने का फंडा मुझे आज तक समझ नहीं आया। शायद ये प्रथा भारतीय पारिवारिक फिल्म हम आपके हैं कौन से प्रेरित है, या शायद उससे भी पहले से। चाय की ट्रे हाथ में लेकर एक बेहद सहमी हुई सी लड़की आई। मेरी नज़र उस पर होती इससे पहले ही काफ़ी सारी नज़रें मुझ पर आईं, पर मैं भी कहाँ उनकी नज़रों से डरने वाला था। मैंने भी हिम्मत करके उसको यानी प्रिया को देख ही लिया। जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा तो मेरा छोटा भाई मेरे कानों में फुसफुसाते हुए बोला, क्यों भैया, घंटी बजी या नहीं? मैंने उसकी तरफ तीखी नज़रों से देखा तो वो वापस सोफे पर चुपचाप से बैठ गया। प्रिया ने आते ही सबको नमस्ते किया और सबको चाय सर्व करने लग गई। मेरी माँ उसको सर से पाँव तक भली भांति निहार रही थी। जैसे वो आकर बैठी, घर वालों ने कहा, जाओ बेटा, दूसरे कमरे में जाकर अगर अकेले में कोई बात करनी है तो कर लो। उसकी नज़र और झुक गई। मेरी माँ ने कोहनी से मुझको इशारा करते हुए कहा, हाँ हाँ बेटा, ज़रूर जाओ। माँ की आज्ञा का पालन तो करना ही था। मैं और प्रिया दोनों खड़े हो गए। बाहर बालकनी में पहले से ही रखी कुर्सी पर हम दोनों जाकर बैठ गए। दोनों ही तरफ से खामोशी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ऐसा क्या बोलूं जिससे चुप्पी टूट जाए। मैंने प्रिया की तरफ देखते हुए बोला, जी, आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकती हैं। उसने एक बोली से गाय की तरह ना में सर हिला दिया। मुझे अब समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं। मैं चारों ओर नज़र घुमा रहा था। अचानक मेरी नज़र उनकी बालकनी में गुलाब के फूल के एक गमले पर पड़ी। काफ़ी अच्छे फूल हैं, आपको फूल पसंद है लगता है? उसने फिर सिर हिलाया। फ़र्क सिर्फ इतना था कि पहले ना में सिर हिलाया था, इस बार हाँ में हिलाया था। इससे घटिया सवाल का इससे बढ़िया जवाब और हो भी क्या सकता था। खैर, वापिस सब लोगों के पास जाने के बाद सबने एक दूसरे को आदरपूर्वक विदा किया। घर जाते हुए मेरे भाई ने मुझसे कहा, भैया, घंटी बजी या नहीं? मैंने कहा, मतलब? वो बोला, अरे भैया, दिल की घंटी जब तक नहीं बजे समझो प्यार नहीं हुआ। चुप कर, ऐसा बस सिर्फ तेरी फिल्मों में होता है, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने कहा, ओह भैया, जो अभी तक नहीं हुआ वो कभी ना हो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। मैं खिड़की से बाहर की तरफ देखने लग गया। अगली सुबह माँ का चेहरा उतरा हुआ था। मैं समझ गया था कि ज़रूर यहाँ से भी ना हो गई है रिश्ते की। मैंने माँ से पूछा, क्या हुआ माँ? माँ ने गुस्से भरे तीव्र स्वर में कहा, बेटा, उस लड़की का उसके ही पड़ोस में रहने वाले किसी लड़के से चक्कर है। इसी वजह से उसके पिता तुम दोनों की शादी इसी महीने में करना चाहते हैं। वो तो शुक्र हो तेरी बिमला मौसी का जो सही समय पर चेतावनी मिल गई, नहीं तो हम कहीं के नहीं रहते। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इतनी सीधी सादी सी लड़की का अफेयर। अब सारी बातों की एक बात, यहाँ पर भी रिश्ता कैंसिल। हर बार लगता है कि यहाँ पर आकर गाड़ी रुक जाएगी, लेकिन ठीक वहीं से एक नया सफ़र शुरू। लो, हो गया फिर से मेरे लिए एक सुंदर, सुशील, संस्कारी पत्नी ढूंढने का सफ़र शुरू। अब मैंने सोच लिया था कि अब मैं जब तक किसी लड़की के घर नहीं जाऊंगा, जब तक मेरे घर वाले उसकी और उसके परिवार की पूरी तहकीकात नहीं कर लेते। मैंने माँ से साफ सीधे शब्दों में कह दिया था, माँ, बहुत हुआ। अब जब तक आपको संतुष्टि अच्छे से ना मिले, जब तक मुझे किसी भी लड़की के घर नहीं जाना। ये कहकर सीधा मैं अपने कमरे में चला गया। मुझे कोई हूर की परी नहीं चाहिए थी, बस एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो बस मेरे लिए बनी हो।
जिस पर आकर मेरी तलाश रुक जाए। मेरी माँ की कवायद अभी भी चालू थी। सिर्फ माँ ही क्यों, सबकी, मेरी मौसी, चाची, अन्य सभी इसी उधेड़-बुन में लग गए। इसी सब चक्कर में पूरा 1 महीना बीत गया था। आज जैसे ही मैं ऑफिस से घर आया तो माँ ने फिर से एक नया रिश्ता का जिक्र मेरे सामने कर दिया। माँ, इस बार मैं जब तक लड़की देखने नहीं जाऊँगा, जब तक कि आप अपने मन की पूरी तसल्ली नहीं कर लेती। मैं तंग आ गया हूँ बार बार इस तरह की तमाशों का हिस्सा बनकर। जब तक सब पता ना कर लो, मुझे इन सब में शामिल मत करना। मेरे इस तरह बोलने का असर यहाँ पर बस 2 मिनट रहा। दूसरे ही पल माँ ने बड़े प्यार से मेरे पास आकर कहा, बेटा, अगर हमारी पसंद तेरे को पसंद नहीं है तो अपनी पसंद की कोई हो तो बता दे, कोई तेरे कॉलेज की या फिर ऑफिस में। वहीं मेरा छोटा भाई माँ का साथ देते हुए बोला, भैया, ऐसा कैसे हो सकता है कि अभी तक कोई आपको पसंद ही ना आई हो। कोई ना कोई कभी ना कभी तो पसंद आ ही जाता है। अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है। जब ऐसा होगा तो मैं बता दूंगा। यह कहकर मैं बाहर आ गया। मैं मन ही मन सोच रहा था, क्या वाकई प्यार जैसे शब्द का कोई वास्तविक रूप है आज के इस समय में? क्या सचमुच जैसे मेरे भाई ने कहा वैसे ही किसी को देखकर दिल की घंटी बजती है? क्या सचमुच हवाएं चलती हैं, पेड़ पौधे हिलते हैं और जैसा फिल्मों में होता है क्या वैसा ही होता है? अगर ये होता भी है तो मेरे साथ अभी तक ना तो हुआ है और ना मुझे लगता है कि आगे होगा। वैसे एक तरफ से देखा जाए तो सही भी है, क्योंकि प्यार व्यार के चक्कर में लोगों को क्या क्या सहना पड़ता है। इस बार मेरी माँ को मेरी बातों का असर हुआ और इस बार उन्होंने मुझे ये कहकर आश्वस्त कर लिया कि बेटा, इस बार मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। लड़की भी बहुत अच्छी है और उसके घर वाले भी। मेरे को इस बार कोई उत्साह नहीं था। बेटा, लड़की वालों का फ़ोन आया था तेरे पापा के पास। वो चाहते हैं कि कल हम उनके घर जाएं। माँ ने बड़े प्यार से मेरे सर पर हाथ रखते हुए कहा। लेकिन माँ, कल तो मेरी मीटिंग है, बॉस को मैं मना नहीं कर सकता। मैंने माँ से कहा। कोई बात नहीं बेटा, हमें कौन सा सुबह ही जाना है, हमको भी शाम को ही जाना है। तू ऑफिस से आ जाना, हम तेरे को वहीं मिल जाएंगे। पापा ने भी माँ की बात पर सहमति जताते हुए कहा, हाँ बिल्कुल यही ठीक रहेगा। मेरे पास ना करने की कोई वजह नहीं थी। मैंने हाँ में सर हिला दिया। पता नहीं इस बार क्या होगा। अगली सुबह जब मैं ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था तो माँ ने मुझे ये कहकर सावधान किया, बेटा, सही समय पर पहुँच जाना। मैं ऑफिस के लिए चल दिया। आज ऑफिस का काम ज़्यादा था। मीटिंग ख़त्म करते ही जैसे फ़ोन पर नज़र डाली तो देखा पापा का मैसेज था, बेटा, अभी तक ऑफिस में ही हो क्या? जल्दी निकलो। और साथ पापा ने मुझे लड़की वालों के घर का पता मैसेज किया था। मैंने घड़ी की तरफ देखा, 5 बज चुके थे। मैंने फटाफट अपना लैपटॉप बंद किया और बैग उठाया। कार के अंदर गाना चलाया तो गाना बजा। पहली मुलाकात होगी आज उनसे, फिर आमने सामने बात होगी। मुझे हंसी आ गई। इसको कहते हैं परफेक्ट एंट्री। गाने के और बोल सुनता इससे पहले ही माँ का फ़ोन आया। बेटा, कहाँ तक पहुँचा? निकला भी है ऑफिस से या अभी तक नहीं? हाँ माँ, निकल चुका हूँ, बस कुछ देर में आ रहा हूँ। मैंने गाड़ी की स्पीड पहले से थोड़ी तेज़ कर ली। मैं जैसे ही बताए हुए पते के करीब पहुँचा तो सोचा किसी से पूछ लूँ। मैंने गाड़ी की खिड़की से बाहर झाँकते हुए पूछा, एक्सक्यूज़ मी, ये बी ब्लॉक वाली गली कहाँ है? वो बोली, वो तो आगे है, आपको वहाँ जाना है? मैंने कहा हाँ। वो बोली, लेकिन आपको गाड़ी से उतरना पड़ेगा। मैंने कहा क्यों? वो बोली, दरअसल गली काफ़ी तंग है, ऊपर से आज वहाँ पर पंडाल लगा हुआ है, इसलिए आप एक काम करिए, आप अपनी गाड़ी यहीं पार्क कर दीजिए, मैं भी वहीं जा रही हूँ, आपको गली तक छोड़ दूँगी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने हाँ कह दिया और गाड़ी पार्क करके उसके साथ चल दिया। लंबे बाल, बड़ी बड़ी आँखें और शानदार व्यक्तित्व और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान। बज गई घंटी, बज गई, मेरे दिल की घंटी बज गई, और वो भी मंदिर की घंटी के साथ। वहीं पड़ोस के मंदिर की घंटी ने मेरे दिल की घंटी का साथ दिया। लगता है भगवान भी मुझे ऊपर से यह संदेश दे रहा था
लेकिन ये क्या, हे भगवान, अब इस समय ये सब करने की क्या ज़रूरत थी आपको? मैं एक लड़की को देखने आया हूँ और अब ऐसे मौके पर। भगवान जी, अगर आपको ये घंटी बजानी ही थी तो थोड़ी देर पहले बजाते, या फिर कभी नहीं। वो मेरी तरफ देखकर बोली, आप यहाँ किससे मिलने आए हैं? मैंने कहा, जी मिस्टर शर्मा जी के यहाँ। वो बोली, ओह, उनकी बेटी को देखने? मैंने अचरज भरी निगाहों से उसकी ओर देखते हुए कहा, आपको कैसे पता? वो हंसकर बोली, पड़ोसी हैं, इतना तो पता चल ही जाता है। ओह, मैं मन ही मन बोला, काश यह पड़ोसन नहीं बल्कि उनकी यानी मिस्टर शर्मा की बेटी होती। वो बोली, ओह, तो आप लड़की से पहले मिले हुए हैं? मैंने कहा, नहीं, आज पहली बार मिलूँगा। मुझे ये सब ज़्यादा पसंद नहीं है। पहले से ही लड़की को सिखा दिया जाता है, यह करना है, यह बोलना है। बाप रे! हाँ, मैं समझ सकती हूँ, पर यही सब कुछ परंपरा में शामिल है। यह कहकर वो मुस्कुरा दी। उसके साथ वो 5 मिनट, अब तक के सबसे अच्छे 5 मिनट लगे। थोड़ी दूरी तक चलने के बाद वो बोली, यहीं रुकना होगा, मेरा घर आ गया है। आप आगे से पहले घर में चले जाइए, वहीं आपकी मंजिल है। और हाँ, बेस्ट ऑफ लक। मैंने कहा, थैंक यू। यह कहकर मैं आगे चल दिया। अब मेरे मन में पहले से भी ज़्यादा उथल पुथल चल रही थी। मैंने मन ही मन उस लड़की के बारे में सोच रहा था। अरे ये क्या, मैंने तो उसका नाम भी नहीं पूछा। दूसरे पल ये सोचकर मैं मायूस हो रहा था कि नाम पूछ भी लेता तो क्या कर लेता। अब इस दिल की घंटी का कोई फ़ायदा नहीं। मैं लड़की वालों के घर पहुंचा। वहाँ पर मेरे घर वाले पहले से ही मौजूद थे। आओ बेटा, हम सब तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे। मैंने खाना पूर्ति भरी मुस्कान अपने चेहरे पर ओढ़ ली। मैं मन ही मन उस लड़की के बारे में सोच रहा था और साथ ही ये ख्याल भी मन में आया कि अगर यहाँ मेरे रिश्ते की बात हाँ हो जाती है तो जिस लड़की को मैं पसंद कर रहा हूँ वो मेरी होने वाली ससुराल के पड़ोस में रहेगी। रिद्धिमा, बेटा चाय ले आओ, लड़की की माँ ने उसको बुलाते हुए कहा। मैं नज़र झुकाए हुए बैठा था। जैसे ही मुझे किसी के आने की आहट ने बिल्कुल सहमा दिया। मैंने नज़रें ज़मीन पर गड़ा रखी थी। माँ ने इशारा करते हुए कहा, बेटा ये है रिद्धिमा। मैंने नज़र उठाई तो मैं बस देखता ही रह गया। मुझे अपनी आँखों पर और भगवान की मर्ज़ी पर विश्वास नहीं हो रहा था। मेरी आँखों के सामने वही लड़की थी जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया था। मैं खुशी से पागल हो गया। उसको देखते ही मेरा मन था कि मैं ज़ोर से चिल्लाकर कहूँ, अरे आप। लेकिन दूसरे ही पल घर के बाकी सदस्यों के भी घर में होने का ध्यान आया। मैंने अपने आप पर और अपनी खुशी पर काबू रखते हुए कहा, हेलो। हमारे घर वाले हम दोनों की तरफ एक टकी लगाए देख रहे थे। मेरे चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान देखकर माँ ने मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया। हर बार की तरह इस बार भी रिद्धिमा और मुझे अकेले में बात करने का मौका मिला, जिस मौके का इंतज़ार मैं काफ़ी देर से कर रहा था। हम छत पर घर वालों की मर्ज़ी का प्लान करते हुए आ गए। मैंने एकदम पटाख से कहा, वही है ना? अरे आप तो। वो बहुत तेज़ हंसने लग गई और बोली, मुझे पता था कि आप मुझे देखने आए हो। जब आपने मुझसे पता पूछा था मैं तभी समझ गई थी। तो फिर आप वहाँ कैसे रुकीं? मैंने आश्चर्य से पूछा। दरअसल आज मेरा एग्ज़ाम था बैंक का। मुझे आने में देरी हो गई थी तो मैं घर के पीछे वाले दरवाजे पर ही रुक गई थी और आपको आने के लिए आगे वाले गेट से बोल दिया। वो मुस्कुराते हुए बोली। मुझे उसके बिना किसी झिझक के बोलने का अंदाज़ पसंद आया। पहले कभी किसी लड़की ने इतने खुलकर बात नहीं की थी। वो खुलकर बात कर रही थी, वो खुलकर हंस रही थी। ऐसी ही तो लड़की चाहिए थी मुझे अपना हमसफ़र बनाने के लिए। मैंने कहा, मुझे तो लगा तुम किचन में हमारे आने की खुशी में समोसे बना रही होगी। वो बोली, नहीं नहीं, ये समोसे तो मेरे भैया पड़ोस के हलवाई की दुकान से लाए हैं। मैंने कुछ भी नहीं बनाया। वैसे मुझे खाना बनाना आता है, लेकिन यह सब नहीं। मैं उसके इस साफ दिल के रवैये को देखकर मुस्कुरा दिया। मैंने कहा, तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है तो पूछ सकती हो। आखिरकार हम दोनों की रिश्ते की बात चल रही है। वो मुस्कुरा दी। मैं मन ही मन सोच रहा था, जिसने भी ये बात लिखी है या बोली है कि जोड़ियाँ स्वर्ग में बनती हैं और धरती पर मिलती हैं, कितनी सही है।
और वो प्यार में घंटी बजने वाला फंडा भी समझ आ गया था। अपने बारे में बताते हुए उसने कहा, मेरा नाम तो आप जान ही गए हैं। घर वालों के मुंह से मैंने M.Com करने के बाद जॉब शुरू की और साथ ही साथ ज़्यादा अच्छी नौकरी के लिए पढ़ाई कर रही हूँ। मुझे किताबें पढ़ने का, घूमने का और खूब सारी बातें करने का शौक़ है। यह कहकर वो हंस दी। आपको हाउसवाइफ चाहिए या वर्किंग वूमेन? रिद्धिमा ने मुझसे पूछा। जिसमें मेरी होने वाली बीवी खुश रहे और उसकी मुस्कान कभी कम ना हो, मुझे वो ही चाहिए। मेरे लिए इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। मेरे लिए रिश्ता खुशी और एक दूसरे की भावनाओं की इज्जत से बनता है। यह सुनकर उसकी आंखों में एक खुशी भरी चमक आ गई और चेहरे पर प्यार भरी मुस्कान। मैंने कहा, अगर तुम जॉब करने में खुश हो तो मुझे या मेरे परिवार वालों को कोई समस्या नहीं है। वो कुछ देर खामोश रही, फिर नज़र झुकाते हुए बोली, मुझे यह रिश्ता मंजूर है। मैंने एक उत्साह भरी मुस्कान के साथ कहा, मुझे तो तुम्हारी पहली झलक से ही रिश्ता मंजूर है। कुछ देर बात करने के बाद हम दोनों छत से उतर कर आ गए। हमारी नज़रों में ही हम दोनों की एक दूसरे के लिए सहमति देखकर घर वालों के चेहरे खुशी से खिल उठे। मन ही मन सोच रहा था, ऊपर वाले की टाइमिंग सच में बेहद गजब और परफेक्ट होती है। मुझे मेरी ही अरेंज मैरिज में ठीक 17 मिनट पहले प्यार हुआ और हो गई हमारी अरेंज मैरिज। मेरे परिवार वालों के लिए ये मेरी अरेंज मैरिज हो सकती है, लेकिन मेरे लिए मेरी अरेंज नहीं बल्कि लव मैरिज है।